तो हम लोग समझते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट किसके लिए एप्लीकेबल होता है, मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ। स्लाइड्स को पहले देखते हैं, फिर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। ये आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा एक अलग एंगल देगा। जैसे मैं आप लोगों को कुछ ऐसा चीज भी सिखाऊंगा इस पूरे प्रोजेक्ट में जो कि आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स रहेगा। और इसमें अगर आप बोलते हो कि मैं स्पेशलिस्ट हूं, तो फिर वो लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि इसके बारे में कोई बोलता ही नहीं कि मैं ये करता हूं। और लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में हजारों लाखों सोसाइटीज होती हैं जिनके जो ओनर रहते हैं, ओनर का सपना रहता है कि मेरा एफसीआरए रजिस्ट्रेशन हो जाए। पैसा फॉरेन से कब कंट्रीब्यूशन आएगा कोई पता नहीं, करोड़ों में एक का आएगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन हर कोई करना चाहता है। वो रजिस्ट्रेशन का कोई गारंटी देता नहीं, रजिस्ट्रेशन का कोई काम करता नहीं है, इसी कारण नहीं। आप अगर अपने एरिया में, कोई भी एक एरिया में 10 किलोमीटर के रेंज में खोजोगे तो 50 सोसाइटी मिलेगी, जिसमें से 5 जन भी अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 1-1.5 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हो, गिरी हालत में, कम से कम में, राइट। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है इसका डिपार्टमेंट। तो ये एफसीआरए रजिस्ट्रेशन होता क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट दैट गवर्न्स एंड रेगुलेटेड फॉरेन कंट्रीब्यूशंस अकरिंग विद इन इंडिया। इसका मतलब फॉरेन से कुछ पैसा डोनेशन के रूप में लेने का जो अधिकार देता है, एक बार फिर से बोलता हूं, फॉरेन से जो पैसा डोनेशन के रूप में लेने का जो अधिकार देता है वो एक्ट है एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो एफसीआरए का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी, is a mandatory obligation to acquire or receive any foreign contribution or foreign grants by any registered trust, society, institution, association and NGOs। इसका मतलब विदेश से कोई भी पैसा आया हो, कंट्रीब्यूशन के रूप में आया हो, ग्रांट के रूप में आया हो, कैसे भी आया हो, चाहे वो किसी ट्रस्ट के जरिए आया हो, किसी सोसाइटी के जरिए आया हो, कोई इंस्टीट्यूशन वर्ड बहुत ब्रॉड हो गया, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में हर चीज ले सकते हैं हम लोग। कोई एसोसिएशन भी बाहर से दे सकता है और बाहर का कोई एनजीओ भी दे सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन अगर नहीं है, आप बाहर से पैसा ले ही नहीं सकते हो, ऐसा समझ लो, राइट। The primary objective of FCRA registration is to legalize the receipt of any foreign contribution by domestic entities and for ensuring proper utilization of such funds for specified objective। ये लाइन का मतलब आप लोग ठीक से समझना। जैसे मैंने शुरू में बोला कि ये रजिस्ट्रेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, ग्रांट या डोनेशन मिलता है, किससे मिलता है? किसी से भी मिल सकता है, फॉरेन से कोई भी पैसा है तो इंडिया में रिसीव करने के लिए एफसीआरए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एफसीआरए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इस चीज को रेगुलेट करता है। इस एक्ट का पिताजी है, इस एक्ट को पूरा ऊपर से हैंडल करता है। कोई भी चेंजेस या नोटिफिकेशन निकालना है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसमें दखल अंदाजी कर सकता है। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो भी पैसा बाहर से आ रहा है वो लीगली आ रहा है कि नहीं, उस चीज को चेक करना। चेक करने के बाद में उसका सही यूटिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, उसका यूसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूटिलाइजेशन से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए ये वाला एक्ट बताता है। अगर आप नहीं करोगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम करेगा, कोई भी चीज अगर इंफॉर्मेशन आप पूरा नहीं दोगे, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर नहीं दोगे तो क्या करेगा ये? तो ये आप लोगों को पेनलाइज कर सकता है, सामने वाले को दिक्कत कर सकता है। इसीलिए इस एक्ट को पढ़ना, छोटा सा पतला सा एक्ट है, अगर हम लोग इस एक्ट को पूरा पढ़ लेंगे तो हम लोग इस फंडे के, इस कंसेप्ट के महाराजा बन सकते हैं और ये वाला काम हम लोग बहुत जल्दी चालू कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आते हैं, आगे आते हैं। द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एफसीआरए रजिस्ट्रेशन। एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? ध्यान से सुनना, कोई खास बात नहीं है। Following is the key requirement for applying FCRA registration depending upon the type of registration such as, सबसे पहला obligation for proper FCRA registration। proper FCRA registration का obligation क्या है ये मैं बता रहा हूं आपको। The applicant shall be registered entity and must be operating for a minimum of 5 years। अब ये वाला क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है कि आपका कस्टमर कौन है, जो कम से कम 5 साल से काम कर रहा होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद 5 साल बीत चुका होगा। ये 5 साल बीत चुका है, इसका प्रूफ क्या है? कम से कम 5 फाइनेंशियल ईयर बीत जाए तो भी आप अप्लाई करोगे तो चलेगा। 5 बैलेंस शीट आपके पास जरूर होना चाहिए। एप्लीकेंट एंटिटी मस्ट हैव स्पेंट एटलीस्ट INR 10 lakhs in the previous 3 years for the attainment of its main objects for which the entity was registered excluding administrative expenses made। इसका मतलब ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कोई सोसाइटी ये बोलता है कि मैं समाज के उत्थान के लिए काम कर रहा हूं, सोसाइटी के उत्थान के लिए काम कर रहा हूं, और उसने 1 रुपए भी खर्चा नहीं किया, इसका मतलब उसमें दम ही नहीं है कि वो कभी कोई अगर और पैसा आ जाए तो क्या खर्चा कर लेगा। तो इसका कहना यह है कि पिछले 3 साल में टोटल 10 लाख रुपए खर्चा कम से कम होना चाहिए,
किसमें, जो ऑब्जेक्टिव है उसमें, समाज के उद्धार में, और अगर एजुकेशन आपका ऑब्जेक्ट है तो एजुकेशन में, सोशल सर्विस ऑब्जेक्ट है तो सोशल सर्विस में अपना खर्चा होना चाहिए। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा या सैलरी, रेंट, ये सब नहीं आएगा, केवल प्रोग्राम के एक्सपेंसेस इसमें आएंगे। तो इसको प्लान कैसे कर सकते हैं, मान लो पिछले 2 साल में किसी ने कोई काम किया नहीं, अब उसका मूड बन रहा है, 5 साल से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन लास्ट 2 साल में 0 काम किया। ये करंट ईयर में उसने क्या किया, इस करंट ईयर में उसने बोला कि भाई दीपंकर सर हमको ये लेना है, तो मैं बोलूंगा भाई ये इस करंट ईयर के अंदर में 10 लाख से ज्यादा प्रोग्राम एक्सपेंसेस दिखाओ, उतना खर्चा करो। वो खर्चा करने से 3 साल का मिलाकर 10 लाख होना चाहिए, पिछले 2 का 0 कोई बात नहीं, इस साल का 10-11 लाख रुपए खर्चा दिखा दो तो ये एलिजिबिलिटी आ जाएगी। एलिजिबिलिटी लाने के लिए कंसल्टिंग आप करोगे, तब आपसे क्लाइंट जुड़ेगा, तब उसको पता चलेगा कि आपको आता है, तब जाकर आपको धंधा मिल सकता है, राइट। द लास्ट 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसका मतलब ये पिछले जो भी 3 साल है, वो 3 साल का जो बैलेंस शीट है वो ऑडिटेड होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए। कोई दूसरा नॉर्मल सील लगा हुआ, कोई एडवोकेट का सील लगा हुआ नहीं चलेगा, ये चीज ध्यान रख लेना। तो नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन फॉर प्रायर परमिशन। अब प्रायर, पहले तो मैंने एलिजिबिलिटी बताया ए पॉइंट में, अब प्रायर परमिशन के लिए ऑब्लिगेशन क्या है ये बता रहा हूं। इफ द न्यूली रजिस्टर्ड एंटिटी इज विलिंग टू रिसीव अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन ग्रांट शैल अप्लाई फॉर प्रायर परमिशन। उसको प्रायर परमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब पहले वो परमिशन लेगा एफसीआरए से, उसके बाद ही वो पैसा आ सकता है, अदरवाइज वो खाते में ब्लॉक हो जाएगा और बहुत दिक्कत हो जाने वाली है, बहुत दिन फंसे रहता है। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपए हमारे, क्योंकि 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपए हमारे क्लाइंट के आए हुए थे। कहां से आए थे, 2-4 कंट्री के बता नहीं सकता, वो आए हुए थे, खाते का पूरा डिटेल हमारे पास था, ऑडिटर में था, लेकिन 4 साल से फंसा हुआ था क्योंकि उसने प्रायर परमिशन नहीं लिया था। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग अप्लाइंग फॉर द सेम इट शैल गिव द डिटेल रिलेटिंग टू फॉरेन ओनर हु इज कंट्रीब्यूटिंग द फंड। इसका मतलब पैसा किसी जानकार जगह से आना चाहिए, पता रहना चाहिए कि कहां से आ रहा है, वो सारा डिटेल हम लोग को देना पड़ेगा जब हम लोग प्रायर परमिशन ले लेंगे, राइट, तब जाकर हम लोगों को ये परमिशन मिल सकती है। द फंड रिसीव्ड शैल बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस। जो पैसे हम लोग को मिले हैं वो पैसे हमारे स्पेसिफाइड पर्पस, जो हमारा सोसाइटी का, हमारे एनजीओ का या हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है, और जिस पर्पस से सामने वाले ने दिया है वो पर्पस से हम लोग को खर्च करना है। अब एलिजिबिलिटी फॉर अप्लाइंग फॉर एफसीआरए रजिस्ट्रेशन क्या है, सबसे पहला या तो वो ट्रस्ट होना चाहिए जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया ट्रस्ट एक्ट के अनुसार होना चाहिए। दूसरा सोसाइटी रजिस्टर्ड हो सकता है जो कि इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार होगा। तीसरा सेक्शन 8 कंपनी हो सकता है जिसको रजिस्ट्रेशन कराए होंगे कंपनीज एक्ट के तहत में। चौथा, द एंटिटी मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड इन एनी फॉर्म बाय द प्रोविजन ऑफ एफसीआरए। कभी अगर एफसीआरए ने आपकी कंपनी को, आपके ट्रस्ट को, आपके सोसाइटी को, कभी भी एफसीआरए ने आपके कंपनी, आपके ट्रस्ट, आपके सोसाइटी को अगर ब्लैकलिस्ट कर दिया या फिर उसको प्रोहिबिट कर दिया तो उसको एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी। नेक्स्ट है फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्टेड शैल नॉट एंडेंजर द लाइफ और सेफ्टी ऑफ एनी इंडिविजुअल और शैल नॉट लीड टू एनी ऑफेंस। इसका मतलब जो बाहर से पैसा आया कोई आतंकवादी काम के लिए नहीं आना चाहिए, किसी को डर नहीं रहना चाहिए उस पैसे के कारण, किसी का जान का खतरा नहीं रहना चाहिए, वो पैसे का यूज एकदम परफेक्ट जो ऑब्जेक्टिव है उसी में होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है द एप्लीकेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एनपीओ। जो एप्लीकेंट है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही होना चाहिए जिसका चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। अगर चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव नहीं है तो उनको ये एफसीआरए रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। और चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव क्यों होना चाहिए, फॉर सर्विंग द सोसाइटी बाय प्रोमोटिंग हेल्थ, हेल्थ के लिए हो सकता है, एजुकेशन के लिए हो सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हो सकता है, प्रमोशन ऑफ आर्ट, कल्चर, रिलीजन, स्पोर्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा में बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो आपका एनजीओ जो जो काम कर सकता है वो सारी चीजों के लिए आप जरूर ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉन एलिजिबल एंटिटीज फॉर अप्लाइंग फॉर एफसीआरए रजिस्ट्रेशन। कौन कौन सी एंटिटीज है जो एलिजिबल नहीं है एफसीआरए रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, उसका बात करते हैं। सबसे पहले द एप्लीकेंट इज फिक्टिशियस और बेनामी। अगर कोई बेनामी व्यक्ति है, बेनामी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका डायरेक्टर का पता नहीं, एड्रेस का ठिकाना नहीं है, उनको अलाउ नहीं करेंगे। दूसरा, एप्लीकेंट अगेंस्ट होम प्रोसिक्यूशन इज कंडक्टेड फॉर इंडल्जिंग इन एनी अनफेयर एक्टिविटी। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है या उसके डायरेक्टर है जो किसी गलत काम, फ्रॉड या फिर किसी गिल्ट के कारण उनके ऊपर में कोई केस चल रहा है या फिर कोई कार्रवाई हो चुकी है, वैसे लोग एप्लीकेबल नहीं है, यहां पर उनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है एन एप्लीकेंट हु हैज बीन कन्विक्टेड और प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी कम्युनल टेंशन
मेड इन एनी एरिया ऑफ स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट और एनी पार्ट ऑफ कंट्री। दंगा फसाद कराते नहीं है, जो कम्युनिटी को भड़का के जो काम करते हैं ना, वैसे कम्युनिटी भड़काने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, जैसे जमात उद दुआ, ये मैं फॉरेन का बात कर रहा हूँ, इंडिया में ऐसा मुझे कोई भी आइडिया नहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम, लेकिन अगर ऐसा कोई करता होगा तो वैसे वाले लोगों को नहीं देना है। इज एंगेज्ड इन एनी वायलेंट एक्टिविटीज, कोई ऐसे मतलब खूंखार एक्टिविटीज में अगर लगा हुआ है या फिर कुछ फिक्टिशियस एक्टिविटीज में लगा हुआ है जिसके बारे में अथॉरिटी को पता है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। और हैज यूटिलाइज्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर इट्स पर्सनल यूज, अगर मान लो पहले कभी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया था और उसने खुद खा गया या अपने काम के लिए यूज कर लिया और अथॉरिटी को पता चल गया है, तो आगे फ्यूचर में वो कभी भी ये रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल या अप्लाई नहीं कर सकता। एनी एंटिटी डिबार्ड फॉर एक्सेप्टिंग एनी फॉरेन रिसिप्ट और फॉरेन ग्रांट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ लॉ, अगर कभी किसी को मना किया जा चुका है एफसीआरए रेगुलेशन के अंतर्गत तो उसको भी नहीं दिया जाएगा आगे मौका। नेक्स्ट है एनी सच एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन ग्रांट दैट अफेक्ट्स प्रीजुडिशियली, ऐसा कोई एक्सेप्टेंस जो कि ग्रांट को अफेक्ट करता है, ग्रांट अफेक्ट करता है, ऐसा कोई जो डोनेशन जो अफेक्ट करता है किसको, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, भारत का जो इज्जत है और उसको अगर कोई अफेक्ट करता है तो उसको नहीं देंगे। पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है नेगेटिवली तो उसको नहीं देंगे। रिलेशनशिप विद एनी स्टेट, किसी और कंट्री के साथ या फिर एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ में रिलेशन में गड़बड़ी करेगा, अगर ऐसा लगता है तो वो भी एलिजिबल नहीं है एफसीआरए रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, ट्रस्ट डीड और एनी अदर सर्टिफिकेट होल्ड बाय सच एंटिटी। इसका मतलब ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, चाहे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, चाहे ट्रस्ट डीड या फिर उसका कोई भी सर्टिफिकेट है, वो सारी चीजें आनी चाहिए। और इसके साथ में एक चीज और ऐड कर लेना आप लोग, जो मेमोरेंडम रहता है ना, मेमोरेंडम या बाईलॉज, उसको भी आप लोग ऐड कर लेना। पैन नंबर ऑफ एनजीओ रहेगा, पैन ऑफ एनजीओ रहेगा, वही जो मैंने आपको बोला एमओए एओए ऑफ एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, मेमोरेंडम जो रहता है वो आपको लेना है। सिग्नेचर ऑफ चीफ जुडिशियरी इन जेपीजी फॉर्मेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेन बंदा है जो उस गवर्निंग बॉडी का, उस एसोसिएशन का, उस सोसाइटी का या सेक्शन 8 कंपनी का जो गवर्निंग बॉडी है, उसका जो साइनिंग अथॉरिटी है, उसका एक सिग्नेचर पेपर में साइन करके उसको स्कैन करके जेपीजी फॉर्मेट में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सारा ऑनलाइन फाइलिंग होना है। नेक्स्ट है डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन एक्टिविटीज ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, पिछले 3 साल में आपने क्या क्या काम किया उसका पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट उनके लेटर हेड में बनना चाहिए उस सोसाइटी या एनजीओ या फिर ट्रस्ट के। नेक्स्ट है ऑडिटेड कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 3 साल का ऑडिटेड रिपोर्ट होना चाहिए। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर, कैश फ्लो स्टेटमेंट पिछले 3 साल का देना है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से, सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिटर करना चाहिए प्रैक्टिसिंग। सीटीसी ऑफ द रिजोल्यूशन पास बाय गवर्निंग बॉडी ऑथोराइज्ड बाय एनजीओ, इसका मतलब है कि रिजोल्यूशन एक पास करना पड़ेगा कि हम लोग एफसीआरए का परमिशन लेने जा रहे हैं और उसके लेटर हेड में होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड अंडर 80G 12A और 80G और 12A ऑफ मतलब फिर से बता देता हूं, जो 12A और 80G का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है ना इनकम टैक्स से, उसका भी हम लोग को रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जमा करना पड़ेगा अगर हमारे पास है तो, क्योंकि 12A का एग्जेम्पशन अगर है तब जाकर एफसीआरए आपको देने के लिए सुविधा महसूस करेगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर आपको रिकॉग्नाइज किया है कि आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कैसे रिकॉग्नाइज करता है, जब आपको 12A दे देता है या 1023C अगर एजुकेशन है तो वो देता है, तब ये माना जाता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको रिकॉग्नाइज किया कि आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, और अगर ऐसा है तब इसको भी आपको लगा के देना पड़ेगा। और 80G का रजिस्ट्रेशन, डोनेशन रिसीव करने के लिए छूट मिले, ऐसा 80G का रजिस्ट्रेशन भी आपने पहले से ले रखा है तो वो भी डॉक्यूमेंट में उसकी कॉपी लगेगी। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है ये समझ लीजिए। फॉलोइंग इज द स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर एफसीआरए लाइसेंस। सबसे पहला आप लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को, मैंने बोला है कोई भी अपना म्यूट चालू मत करिएगा, डिस्टर्बेंस हो जाता है यहाँ पे। हाँ, तो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करते हैं। क्या करना पड़ेगा, अप्लाई ऑनलाइन थ्रू फाइलिंग ऑनलाइन फॉर्म FC3 फाइल करना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए fcraonline.nic.in में और उसमें एफसीआरए ऑनलाइन फॉर्म्स में क्लिक करिएगा, FC3 फॉर्म आएगा, उसको फिलअप करिएगा। फिलअप करने के लिए ये देखिए पेज कैसा दिखेगा, ये मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, राइट, ये पेज यहाँ पे मैंने डाला है। सेकेंड स्टेप है एप्लीकेंट विल बी रीडायरेक्टेड टू द नेक्स्ट पेज। जैसे आप पहले पेज से आगे बढ़ोगे तो अगले पेज में चले जाएगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। आपको एप्लीकेशन फॉर एफसीआरए रजिस्ट्रेशन जैसे आपको दिख रहा है ये रेड बॉक्स में, इसको क्लिक करना पड़ेगा, राइट।
इतना आपने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा है अप्लाई ऑनलाइन अंडर एप्लीकेशन ऑफ एफसीआरए, FC3 वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर एफसीआरए रजिस्ट्रेशन FC3 लिखा हुआ है, इसमें जाके आपको फिलअप करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्टेप 4 क्या है, न्यू यूजर नीड्स टू साइन अप फॉर कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। जो नए यूजर रहेंगे उसको एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एक बार सारा फिलअप कर देगा तो अगले बार जब भी एंटर करेगा तो ऑटो पॉपुलेट होता रहेगा आपका जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, राइट। फिल द फॉर्म एंड कंप्लीट ऑल द मैंडेटरी डिटेल। जो फॉर्म है उसको भरिए और जितना मैंडेटरी डिटेल है उसको कंप्लीट करिए। वंस द फॉर्म इज कंप्लीटेड, एक बार फॉर्म अगर कंप्लीट हो गया, क्लिक द सेव बटन, उसको सेव करना पड़ेगा। आफ्टर विच यूजर आईडी विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली। आपने सारा इंफॉर्मेशन भर दिया, मैंडेटरी डिटेल भर दिए, तो आपने सेव कर दिया तो यूजर आईडी जनरेट हो जाएगा। वो यूजर आईडी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमाना नहीं। द एप्लीकेंट नीड टू साइन अप यूजिंग द लॉगिन क्रेडेंशियल जनरेटेड ऑटोमेटिकली ऑन द अबव प्रोसीजर। अब यहां से आपका यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट हो गया, अब आपको फिर वापस से जाके साइन अप करना पड़ेगा। फिर कंटिन्यू टू स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद जाकर रजिस्ट्रेशन को आगे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। वंस द एंटायर फॉर्म इज कंप्लीटेड, एक बार पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया तो एप्लीकेशन नीड्स टू स्कैन एंड अटैच द डॉक्यूमेंट इन PDF फॉर्मेट। जितने डॉक्यूमेंट मैंने इससे पहले बताए वो सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके रेडी रखना है और इसको अटैच करना है एप्लीकेशन के साथ में, याद रखिएगा। उसके बाद क्या होगा, कंप्लीट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन जो चालान की जरूरत पड़ेगी उसका पेमेंट आप करिएगा थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। आप पेमेंट कर लेंगे तो आपका ये वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब रिन्यूअल ऑफ एफसीआरए लाइसेंस। अब एफसीआरए का लाइसेंस ले लिए, लेकिन लाइसेंस जो रहता है केवल 5 साल के लिए वैलिड रहता है, उसके बाद रिन्यू करने की जरूरत रहती है। और रिन्यू कब करना रहेगा, एटलीस्ट 6 मंथ बिफोर द डेट व्हेन द लाइसेंस इज गेटिंग लैप्स। जब लाइसेंस लैप्स होने वाला रहता है उससे 6, 7, 8 महीने पहले से आप लोग वापस से उसको रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दीजिए। और एटलीस्ट 12 मंथ बिफोर द डेट व्हेन रजिस्ट्रेशन लैप्सेस इन केस ऑफ एंटिटीज ऑपरेटिंग ऑन ए मल्टी ईयर प्रोजेक्ट। अगर आप 1 साल से ज्यादा का प्रोजेक्ट, आपको जैसे मान लो कि किसी ने फॉरेन से डोनेशन दिया 10 साल के लिए, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन तो 5 साल के लिए है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3.5 4 साल होने से पहले, 4 साल होने से पहले वापस रिन्यूअल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट तो और लंबा चलने वाला है 5 साल से। तो आपका मर्जी नहीं है, जहां पे कोई ऐसा रनिंग प्रोजेक्ट नहीं है वहां पे 6 महीने पहले भी अप्लाई करोगे तो चलेगा, लेकिन जहां रनिंग प्रोजेक्ट है वहां कम से कम 1 साल पहले आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। अब देखिए कैंसिलेशन या सस्पेंशन कैसे होता है एफसीआरए रजिस्ट्रेशन का। इन केस अथॉरिटीज आर ऑफ द व्यू दैट रजिस्टर्ड एंटिटी इज नॉट ऑपरेटिंग एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ। अगर लगता है कि जितने रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं वो रूल्स रेगुलेशन जो फॉलो करने बोला हुआ था उसके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो अथॉरिटी आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। तो रीजन क्या क्या हो सकता है कैंसिल करने का, ये हम लोग देख लेते हैं। एनजीओ फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ एफसीआरए एक्ट, ये तो मैंने बता दिया। दूसरा, इफ द एंटिटी फेल्स टू सबमिट एनुअल रिटर्न, आपने सबसे पहला रूल फॉलो नहीं किया, दूसरा एनुअल रिटर्न फॉलो नहीं किया, ड्यू डेट के अंदर में फाइल नहीं किया, तीसरा अगर कोई इंक्वायरी आपके ऊपर आती है और इंक्वायरी में ये पाया जाता है कि आप गलत काम कर रहे हो या फिर जिस पर्पज से और जैसे यूज करना चाहिए पैसे वैसे नहीं कर रहे हो, या फिर आप अपना पर्सनल यूटिलाइजेशन कर रहे हो, तब भी आपका कैंसिलेशन हो सकता है। चौथा है कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड इज नॉट यूटिलाइज फॉर द अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट, जो कंट्रीब्यूशन आया उसको मेन ऑब्जेक्ट के लिए आपने यूज नहीं किया, तब भी आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा एफसीआरए लाइसेंस कैसे होता है, कितने पीरियड में होता है, किसके अंडर में होता है, वहां लिखा नहीं था जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद इसका प्रोसेस मैंने बताया और इसका रिन्यूअल कब करना पड़ता है बताया, इसका कैंसिलेशन कैसे होता है ये मैंने बताया। थैंक यू वेरी मच।